हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकार हर बार बड़े बड़े दावे करती हैं। रेप की कोई नई घटना या रेप की घटना के सामने आने के बाद जिस तरह की खामियां मिलती हैं, उसके बाद कई बार इसकी पोल भी खुलती। ताज़ा वाकया जशपुर के समर्थ दिव्यांग केंद्र में देखा। यहाँ केंद्र के 2 कर्मचारियों ने हैवानियत को अंजाम दिया। घटना सामने आने के बाद पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप की तलवारें खींची। अगर राजनीतिक बयानबाजी को दरकिनार रखते हैं तो भी घटना को लेकर कई सारे बड़े गंभीर सवाल हैं। क्या पूरा मामला, इसको आप एक रिपोर्ट के जरिए समझिए, फिर इसके बाद दोनों पक्षों को सुनवाएंगे। दिव्यांग केंद्र में बच्ची से दुष्कर्म, हैवान बना केयरटेकर। जब रक्षक खुद भक्षक बन जाए तो बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। जी हां, यह सवाल जशपुर के समर्थ दिव्यांग केंद्र में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद उठ रहा है। केंद्र के ही केयरटेकर और चौकीदार पर आरोप है कि उसने एक दिव्यांग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और 5 अन्य छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। मानवता को तार-तार करने वाली इस घटना के सामने आने के बाद जशपुर से रायपुर तक हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। हालांकि घटना ने प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में बेटियां अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। न तंत्र काम कर रहा है, न प्रशासन। और जशपुर की ये घटना तो शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली है। निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था जर्जर और चरमरा गई है। बेटियां यदि सुरक्षित नहीं है किसी राज्य में, स्कूल जाने वाली बच्चियों को यदि इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसा लगता है कि कहीं भी न तंत्र काम कर रहा है न प्रशासन काम कर रहा है। बीजेपी के आरोपों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस भी जवाबी हमला करने में सामने आई। इस मामले को दुखद बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रमन सिंह को उनके कार्यकाल में हुए झलियामारी कांड की याद दिलाई। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ। ऐसी घटनाओं पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। डॉक्टर रमन सिंह जी को भी अपने कार्यकाल को देखना चाहिए, चाहे झल्लेमारी कांड हो, चाहे पोड़वा कांड हो। कई ऐसे कांड हुए हैं जो अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह, ऐसी घटना निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। अगर एक भी ऐसी घटना होती है तो किसी भी शासन के लिए ये अफसोस की बात है और उस शासन के लिए और सजग होकर व्यवस्थाएं बनाने की बात है और ऐसे दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है जिसमें ऐसी सोच किसी के मन में भी ना आए। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग बच्चियों के साथ अनाचार का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन बढ़ते अपराध को लेकर पहले से मोर्चा खोल चुकी बीजेपी के हाथ सरकार को घेरने के लिए एक नया हथियार मिल गया है। हालांकि सच तो यह है कि सरकार चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, ऐसी घटनाएं होती रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज भी वही है कि इस तरह की घटनाएं कब तक मानवता को शर्मसार करती रहेंगी। जशपुर से विशाल राजपूत के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। ये बात सच है कि जब भी कोई क्राइम, जब भी कोई घटना इस तरह की सामने आती है, एक आक्रोश, एक गुस्सा, एक उबाल आता है लोगों में और व्यवस्था को लेकर, आस पड़ोस में सुरक्षा को लेकर के एक असुरक्षा की भावना भी बढ़ती है। लेकिन ये भी उतना ही कड़वा सच है कि जान पहचान का या जिनको हम सुरक्षित मानते हैं उसी दायरे में अगर कहीं कोई ब्रीच हो, अगर कहीं धोखा हो तो वहाँ से कहीं ज़्यादा चोट लोगों को लगती है। इस मामले में भी ऐसा ही कि जो रक्षक हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी रक्षा की, सुरक्षा की, उनमें से कुछ लोग इसमें लिप्त पाए गए। इसकी जांच और जांच के बाद कार्रवाई, इस पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं, पुराने मामले याद दिलाए जा रहे हैं। लेकिन बात जब बच्चियों की हो, उनकी अस्मिता की हो, उनके साथ में छेड़खानी की हो और ख़ासतौर पर दिव्यांग बच्चों के साथ, तो इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है। हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के 2 समर्थ, सुलझे हुए, सक्षम नेता हैं जो दोनों पक्षों के
तर्क और बातें रखेंगे। संजय श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी से और सुरेंद्र शर्मा साहब हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों का नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। विषय बड़ा संवेदनशील है और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कोई सार्थक चर्चा हो सके। संजय जी, इस तरह के वाक़ये पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। कब, कहाँ, किस कार्यकाल में कितना हुआ, इससे कहीं ज़्यादा चिंता की बात यह है कि ये होता क्यों है और उन लोगों के द्वारा क्यों होता है जिन पर बच्चों की या ऐसे संस्थाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी। देखिए पुनीत जी, आपने प्रारंभ में जिस बात को कहा कि वास्तव में एक संवेदनशील मामला है और संवेदनशील मामला में एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है, देखिए, सरकारें तो आती हैं जाती हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार रहती है, जो तात्कालिक सत्तारूढ़ होती है, उनको ज्यादा गंभीरता के साथ में इन विषयों को, क्योंकि उनके हाथ में शासन और प्रशासन तंत्र रहता है, इसलिए बहुत शांति के साथ में सुनने और समझने की आवश्यकता होनी चाहिए, जो दुर्भाग्य के साथ में पिछले 3 वर्षों के अंदर में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि जिन पर जिम्मेदारी है वो यदि जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करेंगे तो आखिर कंप्लेंट्स कहां जाएगी और सुधार कहां से होगा। जब कोई घटनाएं हो जाती हैं, घटनाओं को स्वीकार करके हम उस व्यवस्था को कैसे ठीक करें। आंकड़ों की बाजीगरी हम करेंगे, आंकड़ों की राजनीति करेंगे, पुरानी व्यवस्थाओं पर जाएंगे, पुराना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो लगभग 3 वर्षों से ये देखने में आ रहा है, तो मुझे लगता है फिर उसकी कोई सार्थक चर्चा या सार्थक हल नहीं निकला जा सकता। विषय आपने गंभीर रखा है, कुछ गंभीर विषयों पर गंभीर चर्चा भी होनी चाहिए। मुझे, देखिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन ये देखने में आएगा। फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट तो और खतरनाक आई है जिस तरीके से, लेकिन ये सत्य है। व्यवहारिक तौर पर मैं बातचीत कर रहा हूं आपके सामने बैठकर इस चैनल के अंदर में। व्यवहारिक रूप से जब हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देखते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, लगातार इस घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार इस प्रदेश के अंदर में क्यों हो रही है। आखिर शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई ना कोई जो घटनाएं रहती है, कोई ना कोई जो अपराध रहता है, वो किसी दूसरे विषय से जुड़ा हुआ रहता है। उदाहरण के लिए, मैं शराबबंदी पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक नशे की बात कर रहा हूं कि शराब का नशा या फिर जो दूसरे ड्रग्स के नशे जो पहले कभी सुनाई नहीं देते थे, मैं ये जवाब सुनना पसंद नहीं करूंगा बिल्कुल कि नहीं, वो पहले होता था, हमने पकड़ना चालू किया। ये तो नई कहानियां हो जाती हैं, इसलिए इस पर कहीं कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रदेश के अंदर में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे हत्या हो, लूट हो, अपराध हो, डकैत हो, दुष्कर्म हो, सामूहिक दुष्कर्म हो, दिव्यांग के साथ में दुष्कर्म हो, लेकिन इन सबके पीछे कारण क्या है? सबसे पहली चीजें हैं, देखिए, शासन और प्रशासन का कड़ा रुख कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। घटनाएं कल होती है, कल एक डीजी बैठक लेते हैं, पुलिस प्रशासन बैठक लेता है, अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर में घटनाएं हो जाती है। अर्थात कहीं ना कहीं आपका जो तंत्र है वो कमजोर है, उससे डर है कहीं नहीं है। दूसरा विषय है कि किन कारणों के साथ में आखिर ये दुराचार की बात क्यों हो रहा है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि इस तरह की घटनाएं नशे में ज्यादा होती, हत्या हो जाती, मर्डर हो जाता है, जो सरकार के नुमाइंदे इस बात को कहते हैं। तो आखिर नशे का व्यापार क्यों बढ़ रहा है, नशे के व्यापार में कमी क्यों नहीं आ रही है। ड्रग्स भी है, शराब भी है, सब प्रकार की चीजें उपलब्ध हो रही हैं, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि प्रथम चरण में आपने जो सकारात्मक चर्चा की बात करी है, उम्मीद करूंगा कि आरोप प्रत्यारोप का विषय न हो तो हम भी उस पर पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, इस सरकार को अब 3 वर्ष का, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 3 वर्ष का एक आकलन करना चाहिए ईमानदारी के साथ में बैठकर। ये भूल करके विपक्ष क्या बोल रहा है, हम अपने आंतरिक तौर पर जो इंटरनल ऑडिट होता है ना, जिसको कहते हैं आंतरिक रूप से ऑडिट होता है जो, उसको तो कम से कम करे, और बाहर कम से कम इन सब चीजों को कि नहीं ठीक है, उस समय क्या हुआ, झलियामारी क्या हुआ, अभी मैं सुन रहा था, झलियामारी के कांड से आप अपनी बुराई को रोक तो नहीं सकते, सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से तब्दील हुआ, तेज गति से जो अपराध तब्दील हुए इस छत्तीसगढ़ के अंदर में, ये बहुत एक भयानक स्थिति इस प्रदेश के अंदर में बन रही है। और कहीं सरकार परिवर्तन होती है तो ये सब चीजें कहीं न कहीं एक चुनौती आने वाली सरकार में रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस पर एक सकारात्मक रूप से गंभीर विषय जो हुआ है और इस पर सरकार को समझने की आवश्यकता है। है आज दिव्यांग मूल प्रश्न ये है कि जो हम आज यहाँ दिखा भी रहे हैं संजय जी, कि जिन लोगों पर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, चाहे वो जिनको जो गार्जियन के तौर पर वहां हैं, वो अगर इसमें लिप्त पाए जाते हैं, जो आरोपी के तौर पर सामने आए, इनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आपने 2 बातें उठाई, पॉइंट उठाए, मैं उत्तर लेता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी भी एक जिम्मेदार और एक सीनियर लीडर हैं, समझते हैं इन सारी चीज़ों को। सुरेंद्र जी, 2 बातें जो संजय जी कहते हैं, उनका यह कहना है कि प्रशासन में कसावट, अपराधियों के बीच में खौफ नहीं है, और दूसरी बात ये कि कहां और किस तरह की चूक हो रही है, इसको लगातार रिव्यू करने की ज़रूरत है, इन 3 सालों को देखने की ज़रूरत है। मैं फिर कहूंगा, इसमें राजनीति से अलग हट के जिन पर जिम्मेदारी है वो अगर ऐसा करते पाए जा रहे हैं
तो कहां चूक है? देखिए पाठक जी, मैं भी इस गंभीर विषय राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा। मैं ये उदाहरण देना चाहूंगा। इससे अगर अपराध कहीं भी घटित होता है और किसी के साथ अगर अन्याय होता है, दुराचार होता है और इस तरह की जो परिस्थितियां बनती हैं, वो पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। ये सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है। जो दिव्यांग लड़कियों के साथ जो घटना हुई है, बेहद शर्मनाक, बेहद चिंतनीय और बहुत दुखी करने वाली है। निश्चित रूप से इसके बहुत सारे आयामों को हमको विचार करना चाहिए। आज चूंकि संजय भाई ने कहा है कि इसको आरोप प्रत्यारोप के विषय में न रख करके अगर इस पर गंभीरता से विचार किया जाए तो समाज का जो बदलता हुआ परिवेश है और समाज में, घरों में जो संस्कारों की संस्कार देने की जो एक प्रणाली थी, उसमें जो कमजोरी आई है, इन सब चीजों की वजह से लोगों के अंदर जो है पाप पुण्य का भाव भी तिरोहित हो गया है और भोगवाद की जो संस्कृति है, ये जो सारी संस्कृतियां हैं, इन सारी चीजों के पीछे ये सब कारण है। मगर जहां सरकार का सवाल है, ये आरोप बिल्कुल उचित नहीं है कि सरकार जो है इनके प्रशासन पे दखल नहीं है या सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ अपराध को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठकें होती हैं। मगर मैं एक बात बिल्कुल एक निवेदन के साथ कहना चाहूंगा पाठक जी कि 230 करोड़ लोगों में कौन आदमी क्या अपराध करने की सोच रहा है, इस तक पहुंच पाना न पहले पुलिस के लिए संभव हुआ था, न अब पुलिस के लिए संभव होगा। नहीं, लेकिन पुलिस के लिए जो संभव है सुरेंद्र जी, उसमें एक बात और जो संजय जी ने जोड़ी है सुरेंद्र साहब, वो मैं जरूर आपसे उसका उत्तर चाहूंगा। ऐसा और तरह तरह का नशा जो रूट तक, नीचे तक पहुंचता है, छोटे इलाकों तक पहुंचता है, वो एक सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि जिस आप पराभव की बात कर रहे हैं कि घर में संस्कार या घर में जो एक वातावरण था, जो बुनियादें मजबूत हुआ करती थी, उससे आगे हटके अब तरह तरह के नशे और जिस तरह का माहौल है, इन दोनों का कॉकटेल जो है ना, ये इस पूरे चीज़ का एक जनक दिखाई पड़ता है, जिसमें हम सामने देख रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी बचाने की, वो इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। तो उस पर तो कम से कम पुलिस को, प्रशासन को अंकुश लगाना पड़ेगा। निश्चित रूप से। जैसे देखिए, अभी भारत देश में एक बंदरगाह में बड़ी तादाद में नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं और ये इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े खेप में अगर देश में नशे का सामान आ रहा है तो निश्चित रूप से इसकी सप्लाई भी कहीं न कहीं हो रही है और इसकी वजह से ही तमाम जो लोग हैं उन तक ये चीजें पहुंच रही हैं और ये इसको रोकने के लिए सरकार को बिल्कुल निश्चित रूप से कदम उठाना चाहिए। सरकार कदम उठा भी रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में इस तरह की तमाम घटनाएं, तमाम तरह की चीजें पकड़ी गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनको रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध भी है, पूरी तरह से प्रयासरत भी है। इसमें किसी किस्म की कोताही या किसी किस्म की कमजोरी वाली बात नहीं है। मगर मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में, विश्व के समाज में, देश के समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जिस तरह के अपराधों में नवीनीकरण हो रहा है, उसका जो परिणाम है या उसके लक्षण हैं छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहे हैं। मगर ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं होना चाहिए, हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार इसको रोकने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक और ध्यान आपके दिलाना चाहेंगे शर्मा जी, एक सबसे बड़ी बात है कि जहां बच्चों को भरोसा करके उनके पेरेंट बेचते हैं, इन संस्थाओं में जहां पर उन्हें विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाए या उन्हें अलग तरह की एजुकेशन दी जाए, अगर वहां पर इस तरह का घटनाक्रम घटता है तो बहुत से लोग जो यहां आकर कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो भी इससे छिटकते हैं, दूर होते हैं। पूरी व्यवस्था इससे कहीं ना कहीं दागदार होती है। वक्त वक्त पर क्या इनकी मॉनिटरिंग नहीं होना चाहिए? अब तो इतने संसाधन है कि आप चाहें तो इनका इंस्पेक्शन कई बार कर सकते हैं और शायद ऐसा होना भी चाहिए। जब ऐसा माहौल है तो फिर जाहिर तौर पर उन बच्चों से रेगुलर काउंसलिंग हो, बात हो। नहीं, निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि अगर विकलांग बच्चों को किसी की परवरिश में, किसी की जिम्मेदारी में छोड़ा जाता है तो उनकी जान, माल, अस्मत, उनके भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जिन लोगों पर है, वो अगर कदाचरण करने लगे तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है और इसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा जहां तक अंदाज है कि इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है
अगर वो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसको मुस्तैद किया जाएगा। चलिए, आपकी बात पर मैं उत्तर लूंगा। संजय जी से एक छोटा सा ब्रेक लेके लौटता हूं। संजय जी, जो बातें कही हैं यहाँ पर कि उसका एक सिस्टम होना चाहिए, विपक्ष का इसमें क्या, क्योंकि आपने भी लंबा शासन चलाया, आपको भी तजुर्बा है, ऐसी घटनाएं पूरे प्रशासन तंत्र पर एक सवालिया निशान छोड़ जाती हैं, क्या आपके हिसाब से होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ में जो विषय हम जिस अहम विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसमें दो लोग, संजय श्रीवास्तव जी और सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले सुरेंद्र जी ने इस बात को स्वीकार किया कि मॉनिटरिंग भी होना चाहिए और जिन लोगों के पास ये दायित्व जिम्मा है, अगर सतत तौर पर उनके बच्चों के साथ में काउंसलिंग भी होती रहे तो बेहतर है। आपका क्या सुझाव है इसमें, क्या खामी आप पाते हैं इसमें? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो कहा जिस बात को कि देखिए हर एक जो एक संवेदनशील विषय है, जिस तरीके से सेंसिटिव विषय है कि थोड़ा सा सामान्य जीवन से हटकर यदि कोई व्यक्ति, बच्चा यदि वो दिव्यांग रहता है, उसकी केयर करने के लिए यदि वो किसी सेंटर्स में रहते हैं तो जिम्मेदारी एक प्रकार से शासन की आ जाती है, उस विभाग की आ जाती है। तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। और ये बात सत्य है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि हम मुक्त हो गए, वहां पर उनको एडमिशन देके हम मुक्त हो गए, उनको भी कहीं न कहीं कि वर्तमान समय में जिस तरीके का दृश्य दिखाई देता है और इस तरह की घटनाएं लगातार समाज में जो होती हैं, इसलिए उनको एक अलग प्रकार से और अलग नजरिए से उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हमने उनके जिम्मेदारी छोड़ दी तो हमारा विषय खत्म हो गया, एक विषय ये है। दूसरा, आपने जो कहा कि समय समय पर काउंसलिंग उन बच्चों के साथ, सालों काउंसलिंग नहीं होती कि हाँ भी ठीक है, नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक है, व्यवहार दुर्व्यवहार तमाम प्रकार के विषय हैं, इन विषयों पर लगातार चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बात शासन प्रशासन के माध्यम से, अभी जैसा कि सुरेंद्र जी कह रहे थे, हम कोशिश कर रहे हैं, जवाबदारी है, चल रहा है, हो रहा है, ऐसे में नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ा तंत्र हिंदुस्तान का ये बहुत ईमानदारी के साथ में और बहुत सत्यता के साथ में मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब तक आपके प्रशासन की धमक नहीं होगी, जब तक पुलिस प्रशासन की धमक नहीं होगी, मान लीजिए कोई एक घटना होती है, उस घटना के अपराधी को हम किस अंजाम तक ले जाकर यदि उस समाज के अंदर में हम भय पैदा नहीं करेंगे कि हाँ, ये घटना में यदि कोई दोषारोपण पाएगा, दोषारोपित है, उसको यदि हम सही तरीके से, कानून के दायरे में ही बात कर रहा हूं, यदि हम उसको पनिशमेंट नहीं करेंगे, या छोटी मोटी घटनाएं भी होती है, देखिए ऐसा है, ये तो कानून को चला गया, कोर्ट का मामला चला गया, लेकिन कई बार इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं आती हैं, तब भी शासन प्रशासन जो भी संबंधित है, चाहे जिले से संबंधित मामला हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, जो भी हो, यदि उस पर बहुत कहना चाहिए कि बहुत लाइटली उसको लेकर उसको आगे बढ़ा देते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि इस तरह की चीजें सामने आती हैं। तो मुझे लगता है कि जो बहुत संवेदनशील शासन प्रशासन को मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए, जैसा मैं समझता हूं कि जो जहां पर बच्चियों का विषय, जहां फीमेल है, जहां इस तरह के सेंटर्स है, चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र में हो या सामान्य हो, चाहे शहरों के अंदर में जो महिलाओं के जो हॉस्टल्स रहते हो, इस पर एक विशेष निगरानी या विशेष सतत उस पर निगरानी रखने की आवश्यकता, काउंसलिंग की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटनाएं कम से कम, ये आज विषय ये नहीं है कि बलात्कार हो गया या सामूहिक अनाचार हो रहा है, विषय यह कि जिनकी जिम्मेदारी है वही उस पर यदि संलिप्त पाए जा रहे हैं, अर्थात फिर अपने हाथ में रहा क्या, बचा क्या मामला। तो मुझे लगता है कि इस पर कहीं न कहीं एक बार नए सिरे से विचार करके इन सेंटर्स, वही पुराने ढर्रे नहीं जो 50 साल से चल रहे हैं तो हम उसी को वहीं पर लाकर खड़ा कर दें। मुझे लगता है इस पर एक बार फिर से नए सिरे से विचार करके इस पर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से मैं कहूंगा जी कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन की धमक दिखनी चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, एक तो प्रशासन की धमक दिखे और दूसरा फिर वापस वही चिंता है कि जिनको आपने जिम्मेदारी, जिनके हाथों में अगर बच्चों को सौंपा, अगर वो इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो या तो चयन ही गलत है, उस पर भी सवाल उठता है, या फिर चयन करने के बाद उन्हें बच्चे सौंपने के बाद वापस मुड़कर देखा नहीं गया, उन पर यकीन अगर हम कर रहे हैं तो या तो विश्वास के काबिल नहीं थे, और अगर विश्वास टूटा है तो फिर जिम्मेदारी कहीं तो तय हो, किसी की तो जिम्मेदारी बने इस पर। निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि एक हर व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति भी जिस कार्य के लिए नियत है, उसका उत्तरदायित्व तय होना चाहिए और उसको उसकी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। और बात दरअसल ये है कि इन सब प्रक्रियाओं को अधिक मुस्तैद करने की जरूरत है और सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयत्नशील है। मैं आपको आपके माध्यम से बार बार कह रहा हूँ पुनीत जी कि ये इस तरह की घटनाएं समाज के किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी के लिए बहुत ही दुखद है और अशोभनीय है। तो सरकार इस पर निश्चित रूप से चिंतित है और इस दिशा में निश्चित रूप से सरकार पूरा प्रयास करेगी, इसमें मुझको संदेह नहीं है।
चलिए, इस मंच पर आपने कहा है इस बात की उम्मीद ठीक की जा सकती है, लेकिन ये अपने आप में कितना भयानक है उन पेरेंट्स के लिए, कितना भयानक है उन बच्चों के लिए जो ऐसे सेंटर्स पर गए और उनके साथ ये अनाचार हुआ। एक नहीं कई बच्चे अगर इसके शिकार हैं तो जाहिर तौर पर उस पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है। जो मॉनिटरिंग का दावा भी करते हैं, सिस्टम पर सवाल उठता है, जिन्होंने ऐसे लोगों को रखा चुना, और उन पर भी सवाल उठता है जो ये कहते हैं कि हम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि ये दावे जमीन पर खरे उतरें। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत में आने के लिए। नमस्कार।